हमारी यात्रा हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों से नहीं बल्कि मध्य एशिया की उबड़ खाबड़ फरगना घाटियों से शुरू होती है। वर्ष 1483 में बाबर का जन्म एक अशांत दुनिया में हुआ था। वह इतिहास के दो दिग्गजों का सीधा वंशज था, तैमूरलंग दुर्जय विजेता और चंगेज खान मुगलों का पौराणिक एकीकरण करता। लेकिन बाबर के समय तक यह शानदार वंशावली दो-धारी तलवार बन चुकी थी। उसके पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय एक छोटे से सरदार थे जो अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य की केवल एक छोटी सी परछाई का प्रशासन करते थे। 15वीं सदी का प्रारंभिक भाग छोटे छोटे झगड़ों, बदलते गठबंधनों और राजकुमारों के बीच लगातार युद्ध का एक भट्टी था। बाबर को छोटी उम्र से ही इस क्रूर वास्तविकता में धकेल दिया गया था। केवल 12 साल की उम्र में त्रासदी हुई। उसके पिता का निधन हो गया, जिससे बाबर को फरगना का अनिश्चित सिंहासन विरासत में मिला। बेड़ियों के मांद में एक बच्चा राजा। उसके चाचा और चचेरे भाई उसे एक आसान लक्ष्य समझकर तुरंत टूट पड़े, उसकी विरासत को हड़पने के लिए उत्सुक। यह बाबर के लिए अग्नि परीक्षा थी। उसने जल्द ही सीख लिया कि जीवित रहने के लिए दृढ़ता, साहस और अपने भाग्य में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। वह राजा बनेगा, लेकिन पहले उसे एक योद्धा बनना था। कई वर्षों तक बाबर एक बिना स्थायी घर का व्यक्ति था, एक स्थिर साम्राज्य के बिना एक राजा। उसके दिल की इच्छा मध्य एशिया का जगमगाता हीरा समरकंद था, उसके महान पूर्वज तैमूर की शानदार राजधानी। उसने इसे एक बार नहीं बल्कि 3 बार जीता, केवल हर बार उसे खोने के लिए। प्रत्येक हार उसके गौरव पर एक छुरी थी, उसके संकल्प की एक परीक्षा थी। उसे अपने ही आदमियों से विद्रोह का सामना करना पड़ा, कठोर सर्दियां सहनी पड़ी और कुछ समय तक एक शरणार्थी के रूप में भी रहा, गुफाओं में डेरा डालकर और अजनबियों की दया पर निर्भर होकर। ये उसके सबसे बड़े निराशा के वर्ष थे। फिर भी उसकी सबसे बड़ी वृद्धि भी यही हुई। उसने लचीलापन, नेतृत्व और भारी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने की कला सीखी। इन्हीं भटकने के दौरान बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखना शुरू किया। यह असाधारण संस्मरण इस्लामी साहित्य में पहली सच्ची आत्मकथाओं में से एक हमें एक विजेता, एक कवि और दुनिया के एक उत्सुक पर्यवेक्षक के मन में एक बेजोड़ झलक प्रदान करता है। यह केवल लड़ाइयों का ही नहीं बल्कि वनस्पति और जीव जंतुओं, लोगों के रीति रिवाजों और अपनी गहरी भावनाओं का भी वर्णन करता है। वह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, वह एशिया के दिल में एक पुंजकरण का व्यक्ति था। लेकिन समरकंद का सपना मायावी ही रहा। शक्तिशाली उज़्बेकों ने ट्रांसोक्शियाना पर अपना प्रभुत्व दृढ़ता से स्थापित कर लिया था। बाबर को एक नई दिशा, एक नया भाग्य चाहिए था, और वह भाग्य दक्षिण में था, हिंदू कुश के उस पार हिंदुस्तान की पौराणिक भूमि में। 1504 में तीव्र संघर्ष और राजनीतिक युद्ध अभ्यास की अवधि के बाद बाबर ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया। यह पहाड़ी क्षेत्र रणनीतिक रूप से उसका नया आधार, उसका अभ्यारण्य और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए उसका लॉन्च पैड बन गया। काबुल से वह अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता था, नए सैनिकों की भर्ती कर सकता था और पूर्व की ओर देख सकता था, विशाल समुद्र और राजनीतिक रूप से खंडित भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। भारत इस समय पर युद्धरत राज्यों का एक पैचवर्क था। शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत लोधी वंश द्वारा शासित आंतरिक असंतोष से ग्रस्त थी। उसका शासक इब्राहिम लोधी एक अहंकारी और अत्याचारी राजा था जो अपने ही रईसों से अलग थलग पड़ गया था। भारत की उपार धन संपदा, उसकी उपजाऊ भूमि और उसकी फूट की अफवाहों बाबर तक काबुल में पहुंची। उसके दिल में एक नई आग प्रज्वलित कर दी। बाबर की भारत में प्रारंभिक घुसपैठ बड़े आक्रमण नहीं बल्कि छापे करने के प्रयास थे। उसने सावधानी से भूभाग, स्थानीय शक्तियाँ और भारतीय सेनाओं की सैन्य रणनीतिक का अध्ययन किया।
वह एक उत्सुक रणनीतिकार था, हमेशा सीखता, हमेशा अनुकूलन करता। अतः 1526 में अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार हो गया था। बाबर लगभग 15,000 से 20,000 पुरुषों की सेना के साथ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना का सामना कर रहा था, जिसकी संख्या 1 लाख से अधिक अनुमानित थी। युद्ध हाथियों के समर्थन से उसके खिलाफ संभावनाएं खगोलीय रूप से थी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक असंभव जुआ था। दोनों सेनाएं पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में मिली, एक ऐसा स्थान जो भारतीय इतिहास के वार्षिक में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। बाबर जानता था कि वह पारंपरिक तरीकों से नहीं जीत सकता, उसे अनुभव होना था, साहसी होना था। पानीपत में जो कुछ हुआ वह सैन्य रणनीति में एक उत्कृष्ट उदाहरण था। बाबर ने तुलुगमा नामक एक रणनीति का प्रयोग किया, एक पारसी युद्धाभ्यास, और महत्वपूर्ण रूप से वह अपने साथ 2 खेल बदलने वाले हथियार लाया, बारूद तोपखाना और मैचलॉक बंदूकें। यह हथियार मध्य एशिया और फारस में आम थे, भारत में लगभग अज्ञात थे। उसके भारी तोपखाने उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी की कमान में लोदी की घनी भीड़ पर तबाही बरसा रहे थे। तोपों की अपरिचित गर्जना और बंदूकों की घातक सटीकता ने लोदी के हाथियों को भयभीत कर दिया, जिससे वे अपनी पंक्तियों में भगदड़ मचाने लगे, जिससे अराजकता और घबराहट फैल गई। इब्राहिम लोदी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी विशाल सेना को मात दे दी गई और हथियारों से मात दे दी गई। दिन के अंत तक दिल्ली सल्तनत ध्वस्त हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मृत पड़ा था। पानीपत में जीत सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत में मुगल साम्राज्य के गौरवशाली, वर्णनपूर्ण प्रभाव की शुरुआत की।